जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। और आज का यह जो क्लास होने वाला है वास्तव में आपके जीवन के लिए आपको नौकरी दिलाने वाला क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको ऐसा इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं, ऐसा सिलेक्टेड प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। एकदम आपको टॉप लेवल का प्रश्न इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में एकदम आने का सवाल है, ऐसा टॉप लेवल का प्रश्न है, हर बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो प्रश्न आपका क्या कर रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये जो सवाल है एकदम टॉप लेवल का है, और ऐसा एक सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों, आप वास्तव में बीएसएससी कार्यालय परिचारी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो ऋग्वेद में किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, नौवां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अब आपके एग्जाम में यहां से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद आपका 4 प्रकार के होता है। वेद आपका कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है, जिसमें पहला का नाम आपका यजुर्वेद होता है। क्या होता है, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद। टोटल आपका 4 प्रकार का वेद होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए वेद कितने प्रकार के होते हैं तो आपको सही करना है, वेद 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि चारों का नाम आपको बता दें, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद होता है, याद रखिएगा। और यही से सवाल आपका पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, तो 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एकदम पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 2 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सवाल आपका क्या कर रहा है, चोल काल के दौरान बेटी शब्द का अर्थ क्या होता था। चोल काल के दौरान बेटी शब्द का अर्थ क्या होता था, तो जबरन श्रम करवाना। जबरन मतलब श्रम करवाना, मतलब देखिए पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज रहता था किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाता था और उससे काम करवाता था, यानी जबरन श्रम करवाना, यानी बेगारी। जैसे में कहते हैं ना, कोई कहता है ना कि बेगारी का काम करा, मतलब बिना कोई फायदा का काम करना, बिना कोई फायदा का काम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेगारी या जबरन श्रम करवाना। बेटी शब्द का अर्थ होता था चोल काल के दौरान में। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, रट जाइए। आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आने वाला सवाल है, बीएसएससी में आने वाला सवाल है, चोल काल के दौरान बेटी शब्द का अर्थ क्या होता था, तो जबरन श्रम करवाना यानी बेगार करवाना। आपका ब्रैकेट में हम लिख दिए ताकि आप समझ पाए कि क्या मतलब उसका होता है। ठीक है ना, एकदम याद रखिएगा। बेटी जहां पर आपको दिख जाए कि चोल काल के दौरान बेटी शब्द का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल आंख मूंद कर मार दीजिएगा, जबरन श्रम। और आप लोग बताइए कमेंट में आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है 3 नंबर, तो आप लोग देख लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में संविधान से कहां से, संविधान से आपके एग्जाम में अनुच्छेद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान को क्लियर पहले कर लेते हैं। ठीक है ना, 2-3 मिनट का आपका समय लेंगे, शुरुआत से आपको संविधान को क्लियर कर देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि मैं आपको संविधान के बारे में कई बार बता चुका हूं। तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, सबसे पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे पूरा देश को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना, एक भाषा में आपको समझाए तो ठीक है। तो संविधान बनाने का पहला जो बैठक, जैसे में संविधान बनाने का ख्याल आया, ठीक है, तो इसका पहला बैठक कब हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संविधान बनाने का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान बनाने का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान बनाने का पहला बैठक हुआ था। संविधान बनाने का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगर यही पूछ दे कि कहां में हुआ था, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में
में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। हालांकि ये वाला हम आपको एक बार और भी रिपीट करवा चुका हूँ, फिर से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। संविधान बनाने का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसके दो अध्यक्ष बनाए गए थे, एक आपका स्थायी अध्यक्ष और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और अस्थायी अध्यक्ष जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एकदम इंपॉर्टेंट वाले, इस बार की एग्जाम में एकदम छप जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा। याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा। संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। किसने लिखा था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। संविधान को किसने लिखा? यह संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? यह संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? सब एक है, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। तीसरा नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे। 3 नंबर आपका सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। मतलब राज्य में कुछ काम करना है तो वह किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 263 के तहत। जैसे में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हो जाता है। हालांकि यह एसएससी जीडी में भी पूछा गया सवाल है। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 370 का संबंध किससे या किस राज्य से है? तो याद रखिएगा यह आपका जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। यह आपका किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से, याद रखिएगा। एकदम पॉपुलर सवाल है, सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाने वाला सवाल है। जैसे में और भी एक्स्ट्रा फैक्ट पूछता है, अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आगे चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न है जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है। 4 नंबर आपका सवाल है तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र टैगोर ने किस वर्ष किया था? तत्वबोधिनी सभा का स्थापना, जैसे में एक तत्वबोधिनी सभा है जहां पर मीटिंग करवाया जाता है, उसका स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? हम क्या आपको बोले थे शुरुआत में कि आज का जो वीडियो होगा वह एकदम टॉप लेवल का होगा। क्या होगा? टॉप लेवल के सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो कि सीधे आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र टैगोर ने किस वर्ष किया था? तो 1839 में किया था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1839 ईस्वी में किया था। 5 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा नदी है जो पंच नद में शामिल नहीं है? हालांकि नदी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो सारा प्रश्न यहाँ पर हम लोग नदी से क्लियर कर लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आपकी एग्जाम में न रहे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नदी है जो पंच नद में शामिल नहीं होता? पंच नद में शामिल नहीं होता तो झेलम आपका शामिल होता है, रवि शामिल होता है, ब्यास शामिल होता है, लेकिन सिंधु नदी आपका पंच नद में शामिल नहीं होता है। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन पंच नदी में ये वाला शामिल नहीं होता सिंधु नदी। अब नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल एवं कुछ ऐसे फैक्ट को जान लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले, नदी कौन सा स्त्रीलिंग, नदी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, हिंदी में पूछा जाता है। नदी का नदी है, नीचे ऑप्शन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। ऐसे रहेगा तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, नदी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। नदी आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदी आपका क्या हो जाएगा बाबू, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब नदी से देख लीजिए, सबसे पहले नदी में जो प्रश्न बनता है, अगर बिहार से बात करें तो बिहार में कोसी नदी से प्रश्न बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आपको भी याद होगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बताइए कमेंट में। बिल्कुल राइट आंसर, कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और आज का क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, डेली ही ऐसा क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारिका क्लास करवाया जाता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी तैयारी को भरपूर अगर करना है तो इस चैनल से 50,000 बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो आज से आप भी जुड़कर बीएससी कार्यालय परिचारी को तैयारी कीजिए और इस बार नौकरी पाने का सपना साकार कीजिए। ठीक है, तो यह ऐसा चैनल है जहां पर बीएससी कार्यालय परिचारिका डेली तैयारी करवाया जाता है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे मैं अगला सवाल आपको क्या बता रहे थे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सभी को क्लियर है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कोसी नदी निकलता कहां से, कोई बच्चे बता सकते हैं, गोसाई थान से निकलता है। कहां से निकलता है, गोसाई थान से। अब कहिएगा सर गोसाई थान है कहां में, तो नेपाल में, नेपाल के गोसाई थान से कोसी नदी आपका निकलता है, याद रखिएगा। नेपाल के गोसाई थान से, नेपाल और तिब्बत के बीच जो सीमा है ना, वहीं पर गोसाई थान स्थित है, वहीं से आपका कोसी नदी का उद्गम होता है, जिससे बिहार में जान माल की अपार क्षति होती है। जो बाढ़ आता है बिहार में, उससे बहुत ही न जाने कितने लोग के घर डूब जाते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ठीक है ना, अब आता है बिहार में गंगा नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग में 545 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग में कितना है, 545 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग में कितना है, 545 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और भी हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका गंगा नदी से पूछेगा सवाल कि भारत में गंगा नदी का लंबाई कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की लंबाई आपका कितना है, लगभग 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की लंबाई लगभग में कितना है, 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो लगभग 2525 किलोमीटर है। यह निकलता कहां से, तो यह भी याद कर लेंगे, यह उत्तराखंड से निकलता है। अगर पूरी बात करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। ठीक है ना, सारे प्रश्न आपको करवा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप वास्तव में नौकरी लेना चाहते हैं तो यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फुली तैयारी करवाया जाता है। सभी सब्जेक्ट का तैयारी आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे और डेली आपका इस पर बीएससी कार्यालय परिचारिका क्लास होता है। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपके सपने को साकार करेगा। तो गंगा नदी कहां से निकलता है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कोई टेंशन की बात नहीं। अगर गंगा नदी से प्रश्न पूछे तो एकदम मार दीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके एग्जाम में और भी पूछा जाए, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा में और कुछ नदी ले ले, तो गंगा में एक दक्षिण भारत की नदी आती है जिसे गोदावरी नदी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गोदावरी नदी। प्रश्न आएगा कहां से, यहीं से आएगा। ठीक है ना, दक्षिण भारत की नदी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, या बूढ़ी गंडक किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को ही हम लोग बूढ़ी गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सारा आपका क्लियर हो गया, आगे चलिए। 6 नंबर आपका सवाल है, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था। थोड़ा सा टफ लेवल का, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अनुशीलन एक समिति है, समिति का मतलब आप समझ रहे हैं, लोगों के द्वारा पहले जो था आप सुने होंगे कि एक संस्था बनाया जाता था जिसमें मतलब नस्लवादी ये सब करके, उसी प्रकार से अनुशीलन एक समिति था। उसका गठन किसने किया था, उसका गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा पी मित्रा ने किया था। पूरा नाम तो हमको भी जानकारी नहीं, लेकिन पी मित्रा आप लोग याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, पी मित्रा ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि सीधे आपका बीएसएससी कार्यालय परिचार में पूछा जाने वाला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्लियर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था।
किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने 1850 ईस्वी को किया था। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके सीधे बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में आने वाला सवाल है। तो यह प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो कराची में पारित किया गया था। और आपको पता है कराची आपका कहां में है? पाकिस्तान में है। लेकिन उस समय क्या था, सब हमारा भारत सब एक ही में था, तो उस समय इसका प्रस्ताव कराची में पारित किया गया था 1931 ईस्वी में। कराची में प्रस्ताव पारित किया गया था। सवाल देखिए थोड़ा सा समझने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें मौलिक अधिकार को कब पारित किया गया और किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में पारित किया गया था। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। आगे चलिए, 8 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 8 नंबर आपका सवाल है केल्विनेटर स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विनीमीटर स्केल पर मनुष्य का समान तापमान कितना होता है? अगर के में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 373 के हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है 373 के। 373 के 373 के आपका लगभग में मानव शरीर का क्या होता है? तापमान होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल की बात कर दें, जैसे में डिग्री या फारेनहाइट में पूछ दे, क्या मैं पूछ दे फारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट मानव शरीर का तापमान होता है। अगर यही बात सेल्सियस में पूछ दे तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है? तापमान होता है, ठीक है ना। आगे चलिएगा, फारेनहाइट में पूछे तो ये, सेल्सियस में पूछे तो ये, केल्विन में पूछे तो ये, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर सवाल को देख लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। इसको खारे पानी की सबसे बड़ी झील के नाम से भी हम लोग जानते हैं। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर आपका सवाल है, अकबरनामा के किस भाग को आईना ए कवरी कहा जाता है? अकबरनामा के किस भाग को आईना ए कवरी कहा जाता है? अकबरनामा के किस भाग को आईना ए कवरी कहा जाता है? तो तृतीय भाग को। तृतीय भाग को क्या कहते हैं? आईना ए अकबरी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? 11 नंबर आपका सवाल है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर का गणना का आधार वर्ष क्या है? मतलब भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में जीएसटी बोलते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। तो जीएसटी का पूरा नाम जो होता है वह होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसका स्थापना 1 जुलाई 2017 ईस्वी को किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। यहाँ पर कह रहा है कि उसका आधार वर्ष क्या है, उसके गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? तो कोई निश्चित आधार वर्ष इसका नहीं है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मात्र इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स, इसका स्थापना 1 जुलाई 2017 को। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है, कोस्का के किस अंक को कोस्का का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जीएस का कभी कभी आ जाता है कि कोस्का के किस अंक को कोस्का का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा गौलजी काय को। गौलजी काय को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्का का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोस्का के किस अंक को कोस्का का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? तो गौलजी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से हम लोग जानते हैं। 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 13 नंबर आपका सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह असम के किस जिले में स्थित है? माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह असम के किस जिला में स्थित है? कोई बच्चे बता सकते हैं? माजुली द्वीप, जैसे मैं यहाँ से पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, यह असम के किस जिला में स्थित है? यह असम के किस जिला में स्थित है? तो याद रखिएगा यह जोरहाट जिला में स्थित है। यह कौन सा जिला में स्थित है? जोरहाट जिला में स्थित है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वह असम के किस जिला में स्थित है? तो जोरहाट जिला में स्थित है।
चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी रद्द कर दिया गया था? किस वायसराय के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था? तो ठीक है, याद रखिएगा, यह लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन आपका किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कब किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, आगे चलिए। 15 नंबर आपका सवाल क्या है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाई मुड्डी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनाई मुड्डी है, वह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? वह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी। सबसे पहले तो यहाँ से एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? अनाई मुड्डी है। वह किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, वह अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है। वह किस पर्वत का हिस्सा है? अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी, यह किस पर्वत का है? तो अनाई मलाई का है। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या है? विजयनगर साम्राज्य को किस शासक ने गज बेटकर या हाथियों का शिकारी का उपाधि धारण किया था? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने हाथियों का शिकारी या गज बेटकर का उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय को गज बटेकर या हाथियों का शिकारी का उपाधि मिला था। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या है? स्वर्ण सी समिति का सिफारिश पर संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? स्वर्ण सी समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सी समिति एक है, उस पर संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा, कितने मौलिक कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहता है? अगर ओजोन परत का मोटाई मापना है तो उसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसकी इकाई को हम लोग डप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डप्सन। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? डप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? डप्सन कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। 19 नंबर आपका सवाल क्या है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय निर्धारित किया गया है? ठीक है ना, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय को निर्धारित किया गया है? तो याद रखिएगा, 29 विषय, मतलब 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए 29 विषय को निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए, 2 बार ऐड कर दिया है एक ही प्रश्न को। ठीक है, आगे आइए। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद में अवंती किसका पद था? ठीक है ना, थोड़ा सा आपको समझना है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्री एक परिषद था, उसमें अवंती किसका पद था? तो अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था। युद्ध और शांति का मंत्री था। वहीं आपका युद्ध या शांति का मंत्री था, याद रखिएगा। अवंती का किसका पद था? तो युद्ध और शांति का मंत्री था वह। ठीक है ना, यहाँ से अब जीके जीएस का आपका 20 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। अब थोड़ा सा हिंदी का भी देख लेते हैं, क्योंकि ठीक है ना, अगर एक लाइन से आपको जीके करवाएंगे तो थोड़ा सा माइंड भी नहीं आपका समझेगा, और जीके करेंगे तो हिंदी फिर जाएगा कहाँ? क्योंकि हिंदी आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। मैथ भी 30 क्वेश्चन, सिर्फ 40 का जो वेजेट रहता है वो 40 रहता है, जीके का 40। ये देखिए, यहाँ पर तीनों पूछा जाता है, 30 का हिंदी, 30 का मैथ, 40 का जीके, टोटल 100। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हिंदी भी कर लेना हम लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है। जैसे में अत्यधिक शब्द का सही अर्थ क्या होता है? अधित्याका अध्यत्तका का सही अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा टेंस टाइप का है, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा टफ लेवल का है। तो ठीक है ना, तो यह पर्वत के ऊपर का जो समतल भूमि होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधितयका बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए। 2 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 2 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो याद रखिएगा, कपूर आपका तत्सम नहीं होगा। कपूर आपका क्या नहीं होगा? तत्सम नहीं होगा, यह तद्भव है। जैसे में कपाट आपका तत्सम हो जाएगा, कीटक आपका तत्सम हो जाएगा, कुंभार आपका तत्सम हो जाएगा, लेकिन कपूर आपका तत्सम न होकर तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अनु प्लस में अय हो जाएगा। अनु प्लस में क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ का क्या अर्थ है? जो पत्थर को जोंक नहीं लगता, इसका अर्थ क्या है? तो कोई बताइएगा। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए पत्थर पर जोंक नहीं लगता, तो कोई हड्डी व्यक्ति है, उस पर उसको आप कितना भी कहिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए। 6 नंबर आपका सवाल है, पुरोगामी शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? पुरोगामी शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा, पच्छागामी होगा। पुरोगामी का उल्टा क्या हो जाएगा? पच्छागामी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो मापा ना जा सके उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? अनफिनिटी यानी अपरिमेय भी कहते हैं। जिसको माप ही नहीं सकते उसको हम लोग अनफिनिटी या अपरिमेय भी उसको कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा हो जाएगा? आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा है, ज्योत्सना आपका नहीं लिखा है, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। पावक और पुष्कर क्रमशः किसके पर्यायवाची? पावक और पुष्कर का यहाँ पर सही पर्यायवाची क्या होगा? तो पावक का मतलब होता है अग्नि, पावक का मतलब क्या होता है? अग्नि, और पुष्कर का मतलब क्या होता है? तालाब। पावक का मतलब अग्नि और पुष्कर का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 10 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, यह वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा मतलब पता भी नहीं है कि उसने खा लिया, तो मतलब संदिग्ध में आप जी रहे हैं। अभी पता नहीं है कि खा लिया, तो संदिग्ध भूतकाल हो गया। ठीक है ना। मैंने खा लिया होगा मतलब तुमको ये पता है कि वो खा लिया होगा, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं, यानी संदिग्ध में है, सोच में है। ठीक है, तो वैसे आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए, कुछ मैथ के प्रश्न को भी यहाँ पर हम लोग ऐड किए हैं। किसी संख्या का 40% बराबर 240 है। यदि कोई संख्या है उसके बराबर 40% है, 40% का 240 है, तो वह संख्या क्या होगा? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। ऐसे हम आपको कई बार ऐसा प्रश्न बता चुके हैं। अगर आ रहा है तो इसका सॉल्व करके जरा कमेंट में जवाब बताइएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। कोई संख्या है तो संख्या को मान लेंगे x का 40%, तो 40 बटा क्या हो जाएगा? 100। अब बराबर में आपका कितना है बाबू? 240 है, इतना आपका हो जाएगा। तो 40 से 240 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जो जो टफ है, ये भले 4 नंबर क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ है। यदि एक किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? अगर इस प्रकार से जब भी आप प्रश्न को देख लें तो एक ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे में हम आपको पहले 10 गुना 15 कर लीजिएगा, दोनों मिलकर काम करेगा, और इसी को दोनों मिलकर काम पूछा तो 10 प्लस में क्या कर देंगे? 15। इस प्रकार से आप कर दीजिएगा, एकदम एकदम क्लियर आपका बन जाएगा। तो 10 गुना 15, अभी तो काटेंगे नहीं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 25। तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, तो द्वितीय 6। आशा करते हैं आप लोग समझ, मतलब एक बार आपको ऊपर गुना कर देना है और नीचे जोड़ कर देना है, उसके बाद जो सोल्यूशन होगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है ना। प्रतिशत से भी आपके एग्जाम में प्रश्न है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, 600 है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो शॉर्ट में आपको बताते हैं। सबसे पहले 600 लिखा है, 600 कर दीजिए, गुना में कितना होता है? 100। प्रतिशत कितना का होता है? 100 का। 20% का लाभ हो रहा है, तो कोई भी चीज 100% का, तो 20% का लाभ यानी उसमें ऐड होगा, तो 120 हो जाएगा। 120 से 600 कितना बार में? 5 बार में, 500 खत्म आंसर। ठीक है ना। आगे चलिए। तो यहीं तक आपको मैथ बता दिए, जीके थोड़ा सा बता दिए, हिंदी भी करवा दिए, मतलब आपको लेवल पता चलेगा कि इस लेवल का प्रश्न आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, 9334517119। इस पर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचालय लिखकर क्या करना है? मैसेज करना। इस नंबर पर आपको बीएसएससी कार्यालय परिचालय लिखकर क्या करना है? मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।